ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैकेनिज्म तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। बेंजोडाइज़ेपीन के साथ साथ मैंने यहाँ तुम लोगों को बारबिचुरेट का भी बता दिया, ठीक है। और आगे फिर हम बारबिचुरेट्स को जब डिस्कस करेंगे फिर भी मैं तुम लोगों से पूछूंगी, तो याद रखना है कि क्या डिफरेंस है दोनों के मैकेनिज्म में। आओ आगे, अब प्रॉपरली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेंजोडाइज़ेपीन्स। ये देखो, बेंजोडाइज़ेपीन्स को हम BZD शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। BZD क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है बेंजोडाइज़ेपीन का। ओके, तो अब ये देखो, अब फार्माकोलॉजी तुम लोग पहले भी पढ़ते रहो। क्या हम डिस्कस करेंगे अब इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए आए जनाब, मैं आप लोगों के लिए एक पेन पिक कर लेती हूँ। और ये देखें, क्या एक्शन है हमने अभी पढ़ा, सेडेटिव, हिप्नोटिक, ठीक है। सेडेटिव होती हैं ये ड्रग्स, काम करती हैं पर्सन को रिलैक्स करती हैं। और हिप्नोटिक यानी स्लीप इंड्यूस करती हैं। एंजियोलाइटिक हैं अगर वो एंजाइटी में है, पेशेंट स्ट्रेस में है, उसको रिड्यूस करती हैं। एंटी कन्वल्जेंट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह कन्वल्जन, आगे जो हमारे CNS के चैप्टर्स आएंगे, एपिलेप्सी या कन्वल्जन। तो ये बेंजोडाइज़ेपीन्स एंटी कन्वल्जेंट भी होती हैं। क्यों क्यों होती हैं, अब तुम लोग खुद बताओ मुझे, कौन बताएगा? हिरा से पूछूं, मरियम से पूछूं, किससे पूछूं, रियाज से पूछ लूं? समझ आ रही है यहाँ? मुझे ऐसे ही लग रहा है तुम लोग सब मेरे सामने ही बैठे हुए हो। हाँ, एक एक मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है जैसे मैं क्लास के अंदर हूँ। नबील भी बैठा हुआ है ना। चलो बताओ मुझे, शाबाश, जल्दी से बताओ। एंटी कन्वल्जन यानी एपिलेप्सी में क्यों यूज़ होते हैं? एपिलेप्सी में इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये सेडेटिव हैं, ये काम कर रहे हैं ना पेशेंट को। तो जब ये काम कर रहे हैं पेशेंट को, तो फिर ये कन्वर्जन में या एपिलेप्सी में भी यूज़ होंगे, ठीक है। एपिलेप्सी में बेसिकली जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जो डिस्चार्ज हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी हमारी, वो बेसिकली इन्हांस हो जाती है, ठीक। उसके बाद प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये भी वही रीज़न है। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का क्या मतलब है? यानी आप उसको एनेस्थीसिया से पहले देते हैं, अगेन काम करने के लिए। क्योंकि ये बेंजोडाइज़ेपीन सेडेटिव हिप्नोटिक हैं और आप पेशेंट की सर्जरी करने जा रहे हैं, तो आपने उसको काम करना है, रिलैक्स करना है। और सॉरी, इसके अलावा एमनीसिया में, एमनीसिया क्या है? टेम्पोरेरी इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है। उन केसेस के अंदर भी हम बेंजोडाइज़ेपीन्स को दे सकते हैं, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। तो देखो, आई ऑलवेज टोल्ड यू कि जो एक्शंस होते हैं, हमेशा एक्शन से ही, जितने भी ये फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, हमेशा उसी से ही उनके थेराप्यूटिक यूजेस जो हैं वो होते हैं। जब ये सेडेटिव है, हिप्नोटिक है, हाइपर पोलराइजेशन करके काम कर रहे हैं पेशेंट को, ठीक है। ख़ास बात इनकी क्या है कि ये काम कर रहे, कामिंग इफेक्ट दे रहे हैं। जब कामिंग इफेक्ट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंजाइटी में, स्लीप डिसऑर्डर्स में, एमनीसिया में, ख़ास तौर पर मिडाजोलम वो ड्रग है, मैंने आगे लिख दी है इसलिए कि तुम लोग उसको याद रखना, ठीक है। मिडाजोलम एमनीसिया में, सीज़र में, वही एपिलेप्सी में, और मस्कुलर डिसऑर्डर में, क्योंकि रिलैक्स करती है तो इसलिए ये रिलैक्स करने के लिए यहाँ पर यूज़ होती है। नाउ व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपीन। हम बेंजोडाइज़ेपीन्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी, बाद में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बारबिचुरेट्स को। बेंजोडाइज़ेपीन क्योंकि अब बहुत कॉमनली यूज़ होती हैं, बारबिचुरेट्स को रिप्लेस कर चुकी हैं, तो फार्माकोकाइनेटिक्स आप इसकी पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ ऐसी समझाने वाली बात नहीं है कि ये ज़्यादातर ओरली एब्जॉर्ब होती हैं, ओरली अवेलेबल हैं ये ज़्यादातर ड्रग्स। और तुम लोगों के लिए मेरे ख्याल से मैं पिक कर लूँ कुछ ना कुछ। उसकी वजह ये है कि जैसे वहाँ बोर्ड पे लिखते हैं तो मुझे लिखने की यहाँ पर भी आदत है। तो आप ये देखिए कि ये ज़्यादातर ओरली एब्जॉर्ब हो रही हैं ये ड्रग। और इनकी जो एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ये स्लो एब्जॉर्प्शन लॉट मैंने इसीलिए लिखा आगे तुम लोगों की याद करने के लिए, लोराज़ेपैम, ऑक्साज़ेपैम, टेमाज़ेपैम, क्योंकि बेंजोडाइज़ेपीन है तो ज़ेपैम पे ख़त्म हो रही हैं। और क्लोराज़ेपैम जो है ये प्रो ड्रग है, ये कन्वर्ट हो जाती है। और इस डायज़ेपाम आप IV देते हैं, IM नहीं देते। मिडाजोलम, लोराज़ेपैम IV IM दोनों देते हैं, ठीक है। लिपिड सॉल्बल होते हैं, वीकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शन तुम लोग पढ़ चुके हो। ये फेज़ 1 मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये जो LEO है, लोराज़ेपैम,
एस्टाजोलैम और ऑक्साजिपैम इनके कोई एक्टिव मेटाबोलाइट नहीं बनते। तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए, इसकी काइनेटिक्स को, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसी समझाने वाली चीज़ है। और इसी तरह से ये इंडिविजुअल ड्रग्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी ख़ास तौर पर इनके मैकेनिज़्म के बारे में, वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। उससे तुम लोग आगे इनके जितने भी एक्शंस हैं उनको खुद कोरिलेट कर सकते हो। और ये देखो बेटा कि यहाँ पर अब जो ये इंडिविजुअल एजेंट्स हैं हमने इनको यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। डायज़ेपाम है, फ्लोराज़ेपैम है, अल्प्राज़ोलैम है, मिडाज़ोलैम है, लोराज़ेपैम है, ठीक। और आपने इनको याद रखना है कि इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लें। जैसे अल्प्राज़ोलैम है, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है और एंटी एंजाइटी एक्शन भी है इसका, एंटी डिप्रेशन भी है। ये चीज़ें आप लोग पढ़ लें। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कुछ ऐसा समझाने वाली बात है। इनकेस कोई बात समझ ना आए तो तुम लोग मुझसे पूछ लेना। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट और वो है डिपेंडेंस। बेंजोडाइज़ेपीन्स के साथ ख़ास बात ये होती है, ये मैंने इसीलिए इसको बोल्ड करके भी लिखा है तुम लोगों की आसानी के लिए। कलर को मैं चेंज करती हूँ। और ये देखो, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल, दो बातें ख़ास तौर पर हैं। बेंजोडाइज़ेपीन के साथ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी और फिज़िकल डिपेंडेंस भी डेवलप हो जाती है, ठीक है। ख़ास बात ये है कि इनके साथ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस भी और फिज़िकल डिपेंडेंस भी। डिपेंडेंस का क्या मतलब है कि पेशेंट उसके ऊपर डिपेंड करने लगता है, पेशेंट उसके ऊपर डिपेंड करने लगता है। और ना सिर्फ ये कि साइकोलॉजिकल यानी ब्रेन से, फिज़िकल भी उसकी डिपेंडेंस होने लगती है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अफेक्ट होने लगती हैं और उसको वो ड्रग्स चाहिए। इसीलिए अगर आप इनको एब्रप्टली डिसकंटिन्यू करेंगे, कोई भी पेशेंट फॉर एग्जांपल इसको ले रहा है बेंजोडाइज़ेपीन को और आपने एब्रप्टली इसको उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, ये देखो सेकंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, तो क्या होगा, उसके विड्रॉल सिम्टम आना शुरू होंगे। विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं कि जब आप किसी भी ड्रग को हटाते हैं तो उसको हटाने के बाद जो उसके सिम्टम्स आते हैं, उसको विड्रॉ करने के बाद जो सिम्टम्स आते हैं वो उसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। इसके विड्रॉल सिम्टम्स में कन्फ्यूजन है, एंजाइटी है, एजिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, इंसोम्निया है, टेंशन है, ये सब पेशेंट को फील होना शुरू हो जाता है। इसीलिए अगर हम बेंजोडाइज़ेपीन किसी पेशेंट को लॉन्ग अरसे तक दे रहे होते हैं तो यू विल नेवर विड्रॉ एब्रप्टली। रिमेंबर, हम उसकी डोज को टेपर डाउन करते हैं, उसको पहले से डाउन करते हैं, स्लो करते हैं, कट डाउन करते हैं, स्लो को कम कर, उसकी डोज को कम करते हैं, डिक्लाइन करते हैं और डिक्लाइन करने के बाद फिर हम उसकी डोज को आहिस्ता आहिस्ता करके उसको हटाते हैं। याद रखो, कभी भी पेशेंट अगर कोई बेंजोडाइज़ेपीन ले रहा है, और बारबिटूरेट्स का तो इससे सिवियर केस है, आपने उन पेशेंट्स को कभी भी सडनली विदड्रॉ नहीं करवाना है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स वही ड्राउजीनेस, स्लीपीनेस, डिजीनेस, एमनीसिया। एमनीसिया क्या है बेसिकली, वो लॉस ऑफ मेमोरी या कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निशन का ताल्लुक होता है बेसिकली, ये कॉग्निशन का ताल्लुक है आपकी नॉलेज से, ठीक है। वो नॉलेज जो आपके ब्रेन में होती है बेसिकली, वो आप जो अपनी नॉलेज को रिटेन रख पाते हैं वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट होते हैं। और अगर आप उसको प्रॉपरली रिटेन नहीं रख पा रहे यानी लॉस ऑफ मेमोरी हो रहा है तो इस कंडीशन को फिर हम एमनीसिया कहते हैं। कन्फ्यूजन, मस्कुलर डिसऑर्डर, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे आ जाओ। अगर कोई भी इंडिविजुअल हाइपर सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिविटी है, तो आप नहीं देंगे। न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस है। क्यों? माइस्थीनिया ग्रेविस को एक्चुअली तुम लोग पढ़ना, माइस्थीनिया ग्रेविस में आगे पढ़ेंगे हम अभी डिटेल में। इसमें होता ये है कि पेशेंट के जो मसल्स होते हैं वो प्रॉपरली उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होता। और अब अगर, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो जाता है, अब अगर तुम लोग यहाँ पर बेंजोडाइज़ेपीन दे दोगे तो ऑलरेडी उसके जो मसल्स में क्रैम्प्स हैं वो और ज़्यादा रिलैक्स कर जाएगा, उसको चलने फिरने में और ज़्यादा मुश्किल होगी। नैरो एंगल ग्लूकोमा में, ऑफ कोर्स प्रेगनेंसी में ये सेफ़ नहीं है। और अगर पेशेंट का रेस्पायरेटरी डिप्रेशन है, उसको COPD है या रेस्पायरेटरी फेलियर है, तब भी हम इसको नहीं देंगे। क्यों? जल्दी से बता दे कोई भी मुझे इसका रीज़न। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि ऑलरेडी अगर रेस्पायरेटरी डिप्रेशन हो रहा है तो फिर ये ड्रग्स तो ऑलरेडी डिप्रेस कर रही हैं ना, रिलैक्स कर रही हैं, सेडेटिव हैं, हिप्नोटिक हैं, तो ये मज़ीद रेस्पायरेटरी डिप्रेशन करवा देंगी और इस तरह से खुदा न खास्ता पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और हम लोगों ने फॉर्चुनेटली बेंजोडाइज़ेपीन का एंटागोनिस्ट भी डिस्कवर कर लिया है और वो डिस्कवर है बेसिकली फ्लूमाजेनिल। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइज़ेपीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो डेफिनेटली अगर बेंजोडाइज़ेपीन की डोज ज़्यादा हो जाए तो ये उसके एक्शन को ब्लॉक कर सकता है। एक और एडवांटेज है बारबिटूरेट्स के ऊपर, दिस इज़ वन ऑफ एन अदर एडवांटेज ओवर द बारबिटूरेट,
कि यहाँ पर हमारे पास एंटागोनिस्ट मौजूद है, वरना हमारे पास बारबीचुरेट का कोई एंटागोनिस्ट मौजूद नहीं है। ठीक है।